नमस्कार दोस्तों, हमारे इस शैक्षिकी वीडियो में आपका स्वागत है। यह मारवाड़ के इतिहास की हमारी श्रृंखला का भाग 1 है, जिसका शीर्षक है शौर्य की रेतह मारवाड़ का इतिहास भाग उत्पत्ति, चरम और अदम्य भावना। राठौड़ों की उत्पत्ति और वंशावली के बारे में इतिहासकारों और ग्रंथों में कई मान्यताएं हैं। भाटों के ग्रंथों के अनुसार इनकी पौराणिक जड़ें हिरण्यकश्यप से जुड़ी हैं, जबकि जोधपुर राज्य ख्यात और दयालदास इन्हें सूर्यवंशी वंश के राजा बृहदबल का वंशज मानते हैं। इतिहासकार मोहनोत नैन्सी इन्हें कन्नौज के गहरवार राजवंश से पलायन करने वाली एक शाखा बताते हैं। हालांकि आधुनिक विद्वानों के बीच यह आम सहमति है कि इनकी उत्पत्ति दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से हुई है। राव सिंहा को राठौड़ों का आदिपुरुष माना जाता है, जो पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए कन्नौज से आए थे और उन्होंने खेड़, बाड़मेर में राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी स्थापित की। राव सिंहा की छतरी पाली जिले के बीठू में स्थित है। इनके वंशज राव धुहर ने कुल की आध्यात्मिक नींव को और मजबूत किया। राव धुहर कर्नाटक से कुलदेवी नागणेची माता की मूर्ति लाए और उसे नागाना में एक समर्पित मंदिर में प्रतिष्ठित किया। 1394 से 1423 ईस्वी तक शासन करने वाले राव चूंडा ने राठौड़ों को एक क्षेत्रीय कबीले से एक दुर्जेय शक्ति में बदल दिया। उन्होंने एक रणनीतिक विवाह के तहत इंदा प्रतिहार राजा की राजकुमारी से शादी की, जिससे उन्हें दहेज के रूप में मंडोर का किला प्राप्त हुआ। इसके बाद मंडोर आधिकारिक तौर पर राठौड़ राजधानी बन गया। इसी युग में रानी चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया, जो स्थापत्य संरक्षण का एक बड़ा उदाहरण है। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में अपने पिता रणमल की हत्या के बाद राव जोधा को काफी समय तक जंगल से अपनी शक्ति को मजबूत करते हुए निर्वासन में रहना पड़ा। अंततः 1453 ईस्वी में जोधा और मेवाड़ के महाराणा कुंभा के बीच मध्यस्थता से शांति हुई और आवला बावल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि की शर्तों के तहत सोजत, पाली को मेवाड़ और मारवाड़ के बीच निश्चित सीमा माना गया और मंडोर जोधा को वापस कर दिया गया। कुंभा के बेटे रायमल ने जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर से शादी की, जिससे ये समझौता वैवाहिक गठबंधन में बदल गया। 1459 ईस्वी में मंडोर की सैन्य कमजोरियों को पहचानते हुए राव जोधा ने जोधपुर के नए शहर की नींव रखी। रहस्यवादी करणी माता द्वारा रणनीतिक चिड़ियाट्रक पहाड़ी पर अभेद्य मेहरानगढ़ किले की नींव रखी गई। 1460 ईस्वी में जोधा ने किले की दीवारों के भीतर चामुंडा माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। इतिहासकार डॉक्टर G.H. ओझा ने राव जोधा को जोधपुर का पहला सच्चा राजसी शासक घोषित किया, जो दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की सेना को हराने में सक्षम थे। राव मालदेव का युग राठौड़ शक्ति के चरम को दर्शाता है। फारसी ग्रंथों तबाकात अकबरी और तारीख ए फरिश्ता में उन्हें हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में स्वीकार किया गया है। पद्मा कुमारी के यहाँ जन्मे मालदेव ने 1531 ईस्वी में अपने पिता राव गंगा की हत्या के बाद सिंहासन प्राप्त किया। शुरुआत में उन्हें विरासत में एक खंडित राज्य मिला था, जिसमें केवल जोधपुर और सोजत परगने उनके नियंत्रण में थे। मालदेव ने एक आक्रामक विस्तार नीति अपनाई और 52 युद्ध लड़कर 58 परगनों पर कब्जा किया। 1533 ईस्वी में उन्होंने जैसलमेर के भाटियों पर कहर बरपाया। 1535 ईस्वी में दौलत खान से नागौर पर कब्जा किया। 1538 ईस्वी में डूंगर सिंह से सिवाना छीन लिया। 1541 ईस्वी में पहेवा के युद्ध में उन्होंने राव जैती को हराकर और मारकर बीकानेर जीता। 1542 ईस्वी में वीरमदेव से मेड़ता पर कब्जा किया। जब मुगल बादशाह हुमायूं शेर शाह सूरी से पराजित होकर भाग रहा था, तो उसने मालदेव की सहायता लेने के लिए 3 दूत मीर समंद, रायमल सोनी, अटका खान भेजे। मालदेव ने उसे सैन्य सहायता और बीकानेर के नियंत्रण का प्रस्ताव दिया, परंतु अपने पुस्तकालयाध्यक्ष मुल्ला सुर्ख की सलाह पर हुमायूं ने मालदेव के इरादों पर संदेह किया और अमरकोट की ओर भाग गया। ये भारत में अफगान शासन को नष्ट करने में सक्षम एक मजबूत राजपूत मुगल गठबंधन बनाने का खोया हुआ अवसर साबित हुआ। मालदेव के विस्तारवादी साम्राज्य की सीमाएं दिल्ली सल्तनत को सीधे छूने लगी थीं, जिससे शेर शाह सूरी के लिए एक भू राजनीतिक खतरा पैदा हो गया। बीकानेर के कल्याणमल और मेड़ता के वीरमदेव जैसे निर्वासित राठौर शासकों ने अपना क्षेत्र वापस पाने के लिए शेर शाह के साथ अवसरवादी गठबंधन कर लिया। शेर शाह ने मनोवैज्ञानिक युद्ध का उपयोग करते हुए जाली पत्र भिजवाए, जिससे मालदेव को लगा कि उसके सेनापति ही उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इस जाली खुफिया जानकारी के कारण मालदेव युद्ध के मैदान से पीछे हट गया, जिससे राठौर सेना टूट गई। गिरी सुमेल के ऐतिहासिक युद्ध में 80,000 अफगान सेना का सामना मात्र 12,000 राजपूत योद्धाओं से हुआ।
मालदेव द्वारा पीछे छोड़े जाने के बावजूद सेनापति जेता और कुंपा ने पीछे हटने के बजाय युद्ध का मैदान चुना। उन 12,000 राठौड़ों ने अफगान हरावल दस्ते को नष्ट कर दिया, जिससे शेर शाह विनाशकारी हार के कगार पर पहुंच गया था। जलाल खान जलवानी के नेतृत्व में अफगान सुदृढ़ीकरण के अंतिम क्षणों में आगमन ने ही शेर शाह के लिए जीत सुनिश्चित की। इस भीषण प्रतिरोध के बाद घबराए हुए शेर शाह सूरी ने कहा था, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया होता। हार के परिणामस्वरूप मालदेव ने सिवाना की बिहड़ पहाड़ियों में शरण ली। शेर शाह ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया और इसे अपने जनरल ख्वास खान को सौंप दिया। हालांकि जैता और कुंपा के प्रतिरोध ने साबित कर दिया था कि मारवाड़ पर आसानी से शासन नहीं किया जा सकता, और मालदेव ने जल्द ही सफलतापूर्वक जोधपुर पर पुनः कब्जा कर लिया। 1562 ईस्वी में मालदेव के निधन के बाद मारवाड़ में उत्तराधिकार का संकट खड़ा हो गया। मालदेव ने अपने सबसे बड़े बेटे राम सिंह को निर्वासित कर दिया था और दूसरे बेटे उदय सिंह को भी दरकिनार कर दिया था। तीसरे बेटे चंद्रसेन को मारवाड़ का ताज पहनाया गया। इससे नाराज होकर उनके बड़े भाइयों ने मुगल सम्राट अकबर से सैन्य हस्तक्षेप की मांग की। अकबर ने अकाल राहत के बहाने नागौर में दरबार आयोजित किया, जो वास्तव में राजपुताना के शासकों को अधीनता स्वीकार करवाने का एक जाल था। इस दरबार में बीकानेर के कल्याणमल और जैसलमेर के हर्राज सहित कई शासकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। चंद्रसेन दरबार में गए, लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वी भाई उदय सिंह के प्रति अकबर का पक्षपात देखकर वे अधीनता स्वीकार किए बिना ही वापस लौट आए। प्रतिशोध में अकबर ने भाद्राजुन पर तत्काल हमले का आदेश दिया, जिसने चंद्रसेन को खुले विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया। चंद्रसेन ने मुगल बाहुबल के खिलाफ एक निरंतर छापामार युद्ध प्रणाली की शुरुआत की। उन्होंने मुगल सेनापति शाहबाज खान के खिलाफ सिवाना किले को संभालने के लिए पट्टा राठौड़ को नियुक्त किया। यहां तक कि उन्होंने रामपुरा क्षेत्र में मुगल सेनापति जलाल खान को मार भी डाला। अपने मुगल विरोधी प्रतिरोध को वित्तपोषित करने के लिए उन्हें अपना पोकरण का किला जैसलमेर के पास 1 लाख फदिया में गिरवी रखना पड़ा। चंद्रसेन ने मारवाड़ के समतल और खुले रेगिस्तानी परिदृश्य में अपना गुरिल्ला युद्ध लड़ा, जहां एक चलती सेना को छिपाना लगभग असंभव था। यह मेवाड़ के विपरीत था, जहां महाराणा प्रताप को घने जंगलों और दुर्गम पर्वतीय घाटियों का संरक्षण प्राप्त था। इस खुले इलाके में भी 2 दशकों तक मुगल पकड़ से बचने की चंद्रसेन की क्षमता असम्मित युद्ध का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप दोनों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार किया और दोनों को ही अपने भाइयों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। प्रताप ने जहां सीधे आमने सामने की लड़ाई लड़ी, वहीं चंद्रसेन ने सीधे युद्ध को पूरी तरह से टालने, थकान और झड़पों की रणनीति पर भरोसा किया। चंद्रसेन ने मारवाड़ के खुले मैदानों में बाहरी वित्तीय मदद के बिना युद्ध लड़ा, जबकि प्रताप को भारी निजी धन, भामाशाह और अभेद्य पहाड़ी गढ़ों का लाभ मिला। 1581 ईस्वी में सिचाई में दूरदराज की सारण पहाड़ियों में बरिसाल नामक एक सामंत ने चंद्रसेन को धोखा देकर जहर दे दिया, जिससे उनका दुखद अंत हुआ। इतिहासकार विश्वेश्वरनाथ रेव ने उन्हें मारवाड़ का प्रताप का नाम दिया है, क्योंकि चंद्रसेन ने राजपूत प्रतिरोध के लिए वैचारिक खाका तैयार किया था। वह अवज्ञा के असली मशालची थे, जिन्होंने ये साबित किया कि महाराणा प्रताप द्वारा जिम्मेदारी संभालने से बहुत पहले ही मुगल साम्राज्य को गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से कमजोर किया जा सकता था। मारवाड़ के इस इतिहास को हम 3 प्रमुख चरणों में समझ सकते हैं: सिहा और जोधा का मूल काल, मालदेव का चरम काल और चंद्रसेन की अवज्ञा। ये गाथा एक खानाबदोश अस्तित्व को मेहरानगढ़ के अभेद्य पत्थर में बदलने की कहानी है। यह विशुद्ध सैन्य महत्वाकांक्षा के माध्यम से क्षेत्रीय शक्ति का शीर्ष प्राप्त करने और फिर स्वायत्तता के लिए साम्राज्य का बलिदान देकर शाही अधीनता के बजाय रेगिस्तान की कठोरता को चुनने का इतिहास है।